नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। इसरो को मिले नए चीफ, डॉक्टर वी नारायणन को मिली नई जिम्मेदारी। 15 अगस्त 1969 को हुआ था गठन। डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर की ग्रीनलैंड को खरीदने की मंशा, सिक्योरिटी को बताया बड़ा रीजन, डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। और यूएसए में आया विंटर स्टॉर्म, पोलर वर्टेक्स बना कारण, मौसम विभाग ने दी कड़ाके की ठंड की चेतावनी। आइए शुरू करें। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ के नाम की घोषणा हो गई है। डॉक्टर वी नारायणन इस पद पर काबिज होंगे। वे 14 जनवरी को एस सोमनाथ के स्थान पर टेक ओवर करेंगे। डॉक्टर वी नारायणन वर्तमान में वलियामाला स्थित लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर हैं। उन्हें स्पेस डिपार्टमेंट का सचिव भी बनाया गया है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने वी नारायणन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। डॉक्टर नारायणन रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रपल्शन एक्सपर्ट हैं। वे 1984 में इसरो में शामिल हुए थे। अपने करियर के शुरुआती चरण में उन्होंने साउंडिंग रॉकेट और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के सॉलिड प्रपल्शन क्षेत्र में काम किया था। उन्होंने इसरो के जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV Mark II और GSLV Mark III के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, इसरो की कामयाबी के चर्चे हम साल भर सुनते हैं। एक बार इसरो के बारे में जरूरी बातें क्या हैं उसे जान लेते हैं। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह संस्था भारत और मानव जाति के लिए बाहरी अंतरिक्ष के लाभों को हासिल करने के लिए काम करती है। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक प्रमुख घटक है। यह डिपार्टमेंट ही अंतरिक्ष से जुड़े कामों को इसरो के जरिए अंजाम देता है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च की यात्रा शुरू हुई थी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार से, जिसे भारत सरकार ने 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की परिकल्पना के हिसाब से स्थापित किया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहन करने के लिए इनकोस्पार की भूमिका को विस्तारित किया गया था। फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की गई और साल 1972 में इसरो को DOS के अधीन लाया गया। इसरो की गतिविधियों का मार्गदर्शन इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसरो अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। अंतरिक्ष आयोग एक शीर्ष निकाय है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए नीतियां बनाता है और एग्जीक्यूशन की देखरेख करता है। ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMFRI को लगातार तीसरी बार क्षेत्रीय राजभाषा अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा गठित किया गया है। CMFRI ने यह अवार्ड दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में केंद्र सरकार के संगठनों की श्रेणी में जीता है। CMFRI को यह अवार्ड राजभाषा हिंदी में काम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, को केंद्र की राजकीय भाषा का दर्जा मिला है। हिंदी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिससे हिंदी देश के सभी भागों में संवाद का माध्यम बन सके। इसी के चलते केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग का गठन किया गया। इसके तहत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, संसदीय राजभाषा समिति और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय काम करते हैं। ये अवार्ड्स भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का ही एक जरिया है। आपको बता दें, ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 3 फरवरी 1947 को भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन की गई थी। यह 1967 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR का हिस्सा बना। 75 वर्षों से ज्यादा की अवधि के दौरान यह संस्थान दुनिया में एक अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के रूप में उभरा। इसका मुख्यालय है केरल, कोच्चि में। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और IAS बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी UPSC की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा
बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा, जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। वे ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, पनामा नहर पर नियंत्रण चाहते हैं और कनाडा को यूएसए का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। ट्रंप अपने इन मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन इरादों के चलते यूएसए के संबंध अपने सहयोगियों के साथ जरूर खराब हो रहे हैं। साथ ही इरादे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी टकरा रहे हैं। हालांकि ट्रंप का कहना है कि वे आर्थिक सुरक्षा के चलते ये कंट्रोल चाहते हैं। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही है। पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ऐसी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। पहले हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जिनके चलते डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। पहला मुद्दा है सिक्योरिटी। ग्रीनलैंड की अथॉरिटी से यूएसए की नजदीकी यूरोप से बढ़ जाएगी, जिससे ग्रीनलैंड अपने राजनीतिक दुश्मनों जैसे कि रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रख पाएगा। दूसरा फैक्टर है ट्रेड रूट। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीनलैंड की लोकेशन आर्कटिक वाले सी रूट पर पड़ती है, जो कि एक शॉर्ट रूट है। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है मिनरल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड खनिज संसाधनों के लिए गोल्ड माइन है। कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स यहाँ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आखिरी बार यूएसए ने 1917 में डेनिस वेस्ट इंडीज को खरीदा था, जिसे अब यूएस वर्जिन आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। इसे खरीदने के लिए यूएसए ने 1867 और 1902 में प्रयास किया था, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। फिर पहले विश्व युद्ध के बाद यूएसए की ये मांग तेज हो गई और फाइनली 1917 में यूएसए ने वर्जिन आइलैंड्स को $25 मिलियन में खरीदा। जब यूएसए ने वर्जिन आइलैंड को खरीदा तो दौर अलग था। वर्तमान में यूएन नाम की एक संस्था है। इसके चार्टर में सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर बहुत साफ साफ बात कही गई है। सेल्फ डिटर्मिनेशन से मतलब है कि उस जगह के लोग डिसाइड करेंगे कि उन पर किसका शासन होगा या वे किसके अधीन होंगे। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री समय समय पर बोलते रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू ग्रीनलैंडर्स। जाहिर है, ग्रीनलैंड के लोगों का इरादा यूएसए को अपना मालिक बनाने का नहीं है। हाँ, ग्रीनलैंड में ऑटोनॉमी को लेकर मूवमेंट जरूर शुरू हुआ है। ऐसे में अगर यूएसए अभी ग्रीनलैंड को खरीदने या अक्वायर करने की सोचता है तो उसे ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों से एक संधि करनी होगी। वहीं अगर ग्रीनलैंड स्वतंत्र हो जाता है तो डेनमार्क पिक्चर से बाहर हो जाएगा। फिर ग्रीनलैंड के लोग ही डिसाइड करेंगे कि वे यूएसए के अधीन आना चाहते हैं या फिर नहीं। एक बार ग्रीनलैंड की लोकेशन को भी जान लेते हैं। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन कॉन्टिनेंट आइलैंड है, जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के तहत एक ऑटोनॉमस कंट्री है। एक बात ध्यान रहे कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन आइलैंड नेशन नहीं है, क्योंकि यह डेनमार्क के तहत एक आइलैंड है। यूएसए में बीते दिनों एक विंटर स्टॉर्म आया, जिसके चलते यूएसए में 5 लोगों की मौत हो गई, स्कूल्स बंद करने पड़े, सड़कों की हालत खराब हो गई और मौसम विभाग ने आगे और बुरी स्थिति की चेतावनी भी दी है। बताया जा रहा है कि यह गंभीर मौसम की स्थिति पोलर वर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर के दक्षिण में विस्तार के चलते बनी है। आइए जानते हैं कि यह पोलर वर्टेक्स है क्या। पोलर वर्टेक्स कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है, जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर एक चक्र या व्हील की तरह घूमता है। पोलर वर्टेक्स 2 तरह के होते हैं, क्षोभमंडलीय और समतापमंडलीय। क्षोभमंडलीय पोलर वर्टेक्स वायुमंडल की सबसे निचली परत पर होता है। समतापमंडलीय पोलर वर्टेक्स लगभग 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। क्षोभमंडलीय पोलर वर्टेक्स के विपरीत समतापमंडलीय पोलर वर्टेक्स गर्मियों के दौरान गायब हो जाता है, वहीं शीत ऋतु के दौरान स्ट्रांग होता है। जब उत्तरी ध्रुव पर पोलर वर्टेक्स अपनी सामान्य स्थिति से कमजोर हो जाता है तो यूएसए, यूरोप के कुछ हिस्सों और एशिया में ठंडी हवाएं चलती हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जनरेशन बीटा। साल 2025 के आगाज के साथ एक नई जनरेशन का भी आगाज हुआ। ये टर्म ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवादी मार्क मैक्क्रिंडल ने कॉइन किया। जनरेशन बीटा से मतलब है 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चे। ये मिलेनियल्स, जनरेशन वाई और ओल्ड जेन जी
पेरेंट्स की संतान होंगे। मैक्रिंडल के मुताबिक 2035 तक जनरेशन बीटा की वैश्विक आबादी में 16% की हिस्सेदारी होगी। भारत में बीटा जनरेशन का आगाज मिजोरम में जन्मे बच्चे से हुआ है। मिजोरम में ये बच्चा 1 जनवरी 2025 को पैदा हुआ है। 1981 से 1996 के बीच जन्मे लोगों को मिलेनियल्स या जनरेशन वाई कहा जाता है। 1997 से 2012 के बीच जन्मे बच्चों को जनरेशन जी या जेन जी कहा जाता है। वहीं 2013 से 2024 के बीच जन्मे बच्चों को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। बताइए आप किस जनरेशन को बिलोंग करते हैं? आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। नाड़ी तरंगिनी भारत का पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक टूल है जिसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिली है। इसे पुणे स्थित स्टार्टअप अत्रेय इनोवेशन के साथ मिलकर विकसित किया गया है। यह उपकरण अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर और आधुनिक एल्गोरिदम का उपयोग करके पल्स रीडिंग प्रदान करता है जिससे स्वास्थ्य के 22 आयुर्वेदिक मापदंडों का विश्लेषण किया जा सकता है। यह शरीर में वात, पित्त और कफ में असंतुलन का पता लगाता है। यह 10 भारतीय भाषाओं में रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें तनाव, पाचन, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के बारे में जानकारी दी जाती है। भारतीय रेलवे ने अंजी खंड ब्रिज को लेकर एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। यह भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है जो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह ब्रिज 725.5 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 331 मीटर है। साथ ही इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसे 193 मीटर ऊंचे एक पाइलन यानी पिलर के सहारे बनाया गया है जिससे 96 केबल्स जुड़े हुए हैं जो इसे स्थिर और मजबूती प्रदान करते हैं। यह ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ता है जो USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इसमें रेलवे लाइन, सड़क और फुटपाथ भी शामिल है। यह परियोजना क्षेत्रीय संपर्क और विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। उजाला योजना के तहत पिछले दशक में भारत में 36 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं जिससे हर साल 19,153 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। इस योजना की शुरुआत 5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसका मकसद पारंपरिक लाइटिंग सिस्टम के बजाय सस्ते और एनर्जी सेविंग करने वाले LED बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध कराना था। इस योजना से 3.87 करोड़ टन CO2 उत्सर्जन की कमी आई है और ऊर्जा की बचत भी हुई है। उजाला के साथ साथ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को LED विकल्पों से बदलने के लिए SLNP यानी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम भी शुरू किया गया था जिसके तहत 1.34 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। यह एशिया का फूड से रिलेटेड एक प्रमुख ट्रेड कार्यक्रम है जिसे ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया TPCI और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस संस्करण में 30 देशों के लगभग 2300 प्रदर्शक और 7500 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे। इंडस फूड 2025 में 2 और कार्यक्रम होंगे यानी इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग का चौथा संस्करण जो खाद्य प्रसंस्करण पैकेजिंग पर केंद्रित है और इंडस फूड एग्रीटेक का पहला संस्करण जो कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग प्रौद्योगिकियों को समर्पित है। यह कार्यक्रम किसानों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और वैश्विक बाजारों को जोड़ने का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में AFT यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बेंचेस बनाने का सुझाव दिया ताकि इन क्षेत्रों में रक्षा से संबंधित मामलों की बढ़ती पेंडेंसी का समाधान हो सके। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल भारत में 2007 के AFT एक्ट के तहत स्थापित एक सैन्य न्यायालय है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और सैन्य संबंधित विवादों का समाधान करता है जैसे सेवा मामलों और कोर्ट मार्शल के फैसलों से संबंधित अपील इत्यादि। AFT की बेंचेज में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है। आपको बता दें कि यह उच्च न्यायालयों की प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है और सभी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होती है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करता है। सही कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ग्रीनलैंड वर्तमान में किस देश के अधीन है? डेनमार्क, नीदरलैंड, USA या फिर कनाडा? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला हालिया देश है इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार या फिर दक्षिण कोरिया? सही जवाब है विकल्प A यानी इंडोनेशिया। दूसरा प्रश्न था, भारत पोल पोर्टल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? CBI, RBI, नीति आयोग या फिर CDSCO? सही जवाब है विकल्प A यानी CBI। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है
और आज पूछे गए सवालों के जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।